नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय चुनाव की सरगर्मी है, चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, और एक व्यक्ति जो कि लगातार हरियाणा और महाराष्ट्र में ट्रैवल कर रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक। अभी सत्यपाल मलिक जी लौटे हैं महाराष्ट्र के टूर से, जहां पर उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ भी मीटिंग की, और अभी कल ही शाम को वो लौटे। तो मैंने सोचा कि आज उनसे बात करनी जरूरी है कि इस समय राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और उनकी नजरों से वो चीजें कहां पर देख रहे हैं। सत्यपाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आप कल ही लौटे महाराष्ट्र से। जी। और महाराष्ट्र में ये भी रिपोर्ट्स मैंने देखी कि आपकी मीटिंग वहां उद्धव ठाकरे से हुई थी। जी। तो उद्धव ठाकरे से किस सिलसिले में आपने मीटिंग की और क्या देखकर आए आप महाराष्ट्र में? उद्धव ठाकरे जी से तो मैं शिष्टाचार, मेरे उनसे पुराना परिचय शिष्टाचार में मिला, एंड ही इज वेरी काइंड, वेरी नाइस, और बहुत ही कर्टियस हैं, और मुझे उनसे मिलकर वैसे भी अच्छा लगता है। फिर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे भी जानकारी ली मैंने उनसे, और वहाँ उनको ही इज श्योर कि वहाँ बीजेपी हारेगी और ये लोग जीतेंगे। लेकिन वो श्योर हैं, आपको क्या लगा? क्योंकि आप भी वहाँ पे कई तबकों से मिले। मैं डबली श्योर हूँ। मैं वहाँ उन लोगों से मिला जिनसे कोई नहीं मिलता है। महाराजा सूरजमल के जमाने में जब ये लड़ाई हुई पानीपत की और यहाँ मराठे हार गए, तो उनकी विडोज जो थी उनको उन्होंने रखा कई महीने अपने दीग के किले में, और उनको वापस भेजा तो उनके साथ अपने फौजी भेजे थे। तो वो फौजी वहीं बस गए। उनके 22 गांव हैं, उन गांवों से लड़के आए थे मुझे मिलने के लिए। अच्छा। इनवाइट करने के लिए कि आप हमारे गांवों में आइए। तो महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र का कौन सा इलाका है जहाँ पे आप कह रहे हैं इतने सारे लोग आए थे? ये महाराष्ट्र के बीच के लोग हैं। अच्छा, सेंट्रल महाराष्ट्र के। तो ये इसमें किसान थे और कौन से? ये तो किसान ही थे, ज्यादातर सब किसान, जाट थे, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मतलब जो जाट किसान हैं उनके उन लोगों ने आपको वहां पर बुलाया था? नहीं बुलाया तो मुझे था वहाँ बेसिकली। तो एक उन्होंने एक मीटिंग की थी, एक बैठक की थी। तो वो लोग थे जो सोशलिस्ट हैं पुराने, ज्यादातर सोशलिस्ट पुराने, उन लोगों ने बुलाया था। अच्छा। लेकिन जैसे ही आपकी तस्वीरें कुछ जब आई कि आप उद्धव ठाकरे से मिले हैं, तो लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी कि लगता है अब आप शिवसेना उद्धव ठाकरे कैंप में जा रहे हैं। नहीं, मैं उनके लिए मैं कैंपेन करूंगा, मेरी उनसे सिंपैथी है और मित्रता भी है, लेकिन पॉलिटिकली मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो कोई राज्यसभा की सीट या चुनाव में उतरने की? दूर तक मैं सब रह चुका हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है इस तरह की। लेकिन महाराष्ट्र में जब आप उन किसानों से मिले और बाकी और जो तबकों से मिले, तो आपको देख के क्या लगा कि बीजेपी की कोई प्रेजेंस वहां पर इस बार है विधानसभा चुनाव में, या बिल्कुल है ही नहीं? एक बात से साबित होता है कि नहीं है। महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ होना था, लेकिन उसको इसीलिए टाल दिया गया कि ये श्योर नहीं थे, इनको ये था कि हारेंगे और ये चाहते थे किसी तरह हरियाणा मैनेज कर लें तब हम चुनाव में जाएं। तो वहां तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं कि बीजेपी का बिल्कुल सफाया, बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन वहां पर बीजेपी के साथ बिल्कुल सिंपैथी नहीं होने का आपको मेन कारण क्या लगा था? कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के पीठ पे छुरा भूका, वो एक बड़ा फैक्टर वो है। एक बेईमानी से सरकार बनाई, वो सरकार भी काम नहीं कर रही है। किसानों के मुद्दे हैं, वो सारी चीजें हैं। महाराष्ट्र में भी फिर से कुछ और बातें मैं करती हूँ, लेकिन मैं हरियाणा पर भी आना चाहती हूँ, क्योंकि हरियाणा तो आपका खुद का स्टेट है। आप वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? और इस बार क्या, जैसा लोग कह रहे हैं कि विनेश फोगाट की तो एक तरीके से आंधी दिख रही है इस बार। विनेश फोगाट तो एक तरफा जीत रही है, 50,000 से जीतेगी कम से कम, और हरियाणा में 60-20 का है, कांग्रेस 60 और बीजेपी 20। बहुत मतलब सफाया हो जाएगा वहां। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा के चुनाव में मुख्य फैक्टर्स क्या हैं जो बीजेपी के खिलाफ है? वहां तो बेसिकली तो किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन में हरियाणा की बड़ी शिरकत थी, बहुत हिस्सेदारी थी, और उसमें इन्होंने बहुत ज्यादती की। खट्टर ने रास्ते रोके, सड़कें खुदवा दी, डिचेस खुदवा दी, पानी छुड़वा दिया, तो उससे बहुत चिढ़े हुए थे लोग। तो अब उनको मौका मिलता है। अभी तो गांव में नहीं जाने दे रहे मंत्रियों को।
तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी हरियाणा में प्रचार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मुझे तो लगता नहीं वो जाएंगे वहां। वो अब आप जहाज से सॉरी हेलीकॉप्टर से गए, उतरे, मीटिंग करके चले आए, वो तो कोई बात नहीं है। अगर हमारी तरह करें ना, गांव गांव जाएं, पता चल जाएगा। अगर मोदी को ऐसे गांव गांव जाना पड़े तो क्या हाल होगा? हैकल करेंगे लोग, भगा देंगे, पथराव कर देंगे। अभी मुजफ्फरनगर में वो गई थी लेडी आपकी स्मृति ईरानी, 1 किलोमीटर तक दौड़ाया गांव के लोगों ने, गाड़ी पीछे रह गई, आगे भागती हुई गई। बहुत नाराजगी है, चूंकि जब ये पावर में होते हैं तो एरोगेंस में कहते हैं कुछ नहीं, सब ऐसे ही हो जाएगा। मैं जब मिलने गया नरेंद्र मोदी से, मैं गवर्नर था और मैं गया कि साहब ये बैठे हैं किसान, इनसे बात कर लीजिए, तो बोला नहीं चले जाएंगे, कुछ नहीं होता। फिर मैंने घुमा फिरा के कहा कि आप ना करिए, आपका कोई मिनिस्टर कर लेंगे। नहीं कुछ नहीं होता। 2 महीने बाद माफी मांग के वो कानून वापस लिए। तो जो इनका लेवल ऑफ एरोगेंस है, दैट इज वेरी हाई। लेकिन ये जो हल्का लेने का जो एक एटीट्यूड है, मोदी जी ने किसानों को हल्के में लिया, जवानों को हल्के में लिया, पहलवानों को भी हल्के में ले लिया। ये जो हल्के में लेने का जो एटीट्यूड है, आज मुझे लग रहा है कि क्या बीजेपी उसी का खामियाजा भुगत रही है? उसी का भुगत रही है। और ये मोदी जी तो खत्म है, पुरानी कहानी है। वो 1 साल में उनको मुझे लगता संघ ही हटा देगा और वो राज करने लायक नहीं रहेंगे। तो उनमें जो एरोगेंस थी, उसी का खमियाजा पूरी आरएसएस और बीजेपी भुगत रही। आरएसएस तो समझ गई है, आरएसएस के लीडर्स की अटरेंसेस आप देखिएगा समझदारी की हैं। मोहन भागवत ने कहा कि आदमी को अपने को भगवान नहीं समझना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन सत्यपाल साहब, कई लोग ये भी कहते हैं कि अरे आप आरएसएस का असली रूप क्या है ये पता नहीं किसी को। अंदर अंदर मोदी जी भी एक है, आरएसएस भी एक है, भले ही वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स इस तरीके से देते रहे होंगे, पर मैं नहीं मानता, क्योंकि अपना नुकसान तो आरएसएस भी देखती है ना। अब मोदी जी हैज बिकम ए काउंटर प्रोडक्टिव फोर्स। उनको सबको लग रहा है कि इसके साथ रहेंगे तो मारे जाएंगे, तो अपने सर्वाइवल के लिए वो लोग इनके खिलाफ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी आरएसएस के लिए भी अब काउंटर प्रोडक्टिव हो गए हैं और एक निगेटिव फोर्स हुए हैं। लेकिन आरएसएस उनको फिर इतनी जल्दी अलग क्यों नहीं कर पा रही है? आरएसएस के लिए क्या है भाई, उनकी वो पेरेंट आइडियोलॉजिकल बॉडी है, वो आज चाहे तो मोदी जी को हटवा दे। मुझे लगता है दे आर वेटिंग फॉर हिज बीइंग 74, 75 में जाते उनको बहाना हो जाएगा, उसमें इनको हटा देंगे। और सलाहकार मंडल इनका एक होता है जो रिटायर्ड लोगों को जहाँ पे मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे। आपको लगता है कि मोदी जी इतनी आसानी से मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे? जबकि अमित शाह ने तो ये कहा कि भाई 75 साल वाला जो रूल है वो मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होता। तो अमित शाह तो यही कहेंगे, लेकिन वो लागू होगा और डट के लागू होगा। लेकिन इस समय क्या चल क्या रहा है सरकार में? आपकी तो काफी लोगों से बातचीत भी होती है। इस समय तो बैसाखियों वाली सरकार है, बहुत डिमोरलाइजेशन है। आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा डिमोरलाइजेशन। एक तो हर वक्त ये रहता है इन दोनों में से एक भी वापस होगी तो सरकार चली जाएगी, सरकार चली जाएगी तो तुम्हारी भी जांच होगी, तुमने जो अत्याचार किए हैं उनका बदला लिया जाएगा। तो बहुत घबराहट है। इवन अपने जो अमित शाह साहब हैं, सबसे ज्यादा तो उनको घबराहट है। लोग समझते हैं, हालांकि उन्होंने किया नहीं, लेकिन सब लोग समझते हैं सब उन्हीं का किया धरा है। तो सब में घबराहट है, मोदी जी में खुद घबराहट है। आपने देखा होगा चेहरे पे एकदम उनके बुढ़ापा आ गया है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो पूरी एनर्जी है इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या वो सरकार बचाने पर है, या क्या वो ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ करो, सत्ता में बने रहो, क्योंकि अगर हम सत्ता से बाहर हो गए तो फिर मेरा जेल जाना तय है? तो क्या सारी एनर्जी इस समय फोकस उस पर है, शासन पे नहीं? सारी एनर्जी अपने सर्वाइवल पे है, किसी तरह बने रहना। लेकिन कब तक चला पाएंगे मोदी जी ऐसे? मुझे तो लगता है 1 साल है उनकी। मतलब उनकी जो पॉलिटिकल शेल्फ लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा नहीं। पूरा टर्म मोदी जी नहीं कर पाएंगे एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अभी जो विधानसभा के चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर है, उसके बाद हरियाणा है और महाराष्ट्र भी मेरे ख्याल से शायद हो ही जाएगा। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि उसको टालने की कोशिश भी कर रहे हैं। की थी, लेकिन मुझे लगता है नवंबर तक कराना पड़ेगा। तो इन राज्यों के चुनाव को देखकर आपको क्या लग रहा है कि उसके बाद मोदी जी का क्या वजूद रह जाएगा? ये सब जगह हारेंगे, उसके बाद ही विल बिकम ए लायबिलिटी फॉर द पार्टी एंड आरएसएस।
लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या इस समय कोई एक अंतर्द्वंद बीजेपी के अंदर चल रहा है? क्योंकि अभी भी आप ये देखिए कि बीजेपी के बहुत सारे नेता, बहुत क्या ज्यादातर नेता अभी भी मोदी जी के खिलाफ खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। सबका दाना पानी चल रहा है, सबका सर्वाइवल है। कौन बोलता है? कितने लोग बोलते हैं देश में, मुझे बताएं आप। बोलता ही नहीं है कोई। कितनी इमरजेंसी थी तो कोई नहीं बोल रहा था, बुरे से बुरा शासन होता है तब नहीं बोलते हैं लोग। सुबह जो उनके पास उपलब्धि है उस पर बैठे रहते हैं कि ये ना चली जाए और आगे की कोशिश करते हैं चमचागिरी करके। लेकिन अभी हरियाणा की, अब एक एक करके मैं राज्यों की बात करूंगी कि हरियाणा में आपको क्या लग रहा है कि 90 सीट है, आपने कहा कि 60 और 20 का बैलेंस आपको दिख रहा है कि 60 कुछ है जी। हाँ, 60 और 20। हाँ, तो 90 सीट्स है, आप कह रहे हैं कि 60 और कुछ उनके घटक दलों के या जो बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी कुछ कुछ सीट्स आ सकती हैं। हरियाणा में आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज बीजेपी के खिलाफ हो गई? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की 10 साल की सरकार थी, अब वो नायब सिंह सैनी आ गए, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा में क्या चीज ऐसी सबसे ज्यादा गड़बड़? सबसे बड़ा खराब काम किया किसान मूवमेंट में। किसानों के रास्ते रोक के, उनके साथ जाति करके, पानी छुड़वा के, लाठीचार्ज करा के, उनको दुखी करके, और किसान आंदोलन में बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था हरियाणा का, उससे बहुत नाराजगी हुई। फिर एमएसपी, दाम का सवाल, ये सब कुछ हल नहीं किया। और खट्टर की एक इमेज थी एंटी फार्मर। लेकिन ये संभाल क्यों नहीं पाए मोदी जी? ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने ये सोचा होगा कि इस तरीके की छवि सरकार की हो जाएगी और जानबूझकर इस तरीके के हालात बन गए। मैं बताता हूँ, जब आदमी पावर में होता है तो उसको सब हरा हरा दिखता है, वो समझता नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, मैं गवर्नर था, मैंने 10 दिन सोचा कि मैं इस पे बोलूं कि ना बोलूं। अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हमारे किसान बॉर्डर पे पड़े हैं और मैं यहाँ राजभवन में बैठा रहा हूँ, ये अच्छा नहीं। तो मैं मोदी जी से मिलने गया और उन्होंने पूछा, हाँ बताओ क्या हाल है? मैं कहा साहब बुरा हाल है, और ये 4 महीने हुए थे तब, किसान 4 महीने से पड़े हैं, इनसे आप बात कर लीजिए। तो बोले नहीं चले जाएंगे। तो ये एटीट्यूड होता है। फिर मैंने कहा कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, आप किसी और से बात करा दीजिए कि कुछ नहीं होगा सत्पाल, ये चले जाएंगे। फिर मैंने गुस्से में कहा कि आप इन्हें जानते नहीं, ना सिखों को ना जाटों को, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। नहीं, लेकिन मिस्टर मलिक, जो चीज मुझे थोड़ा हैरान करती है कि हर नेता को उसका पतन कब शुरू हो रहा है ये चीजें थोड़ा दिख जाती हैं, लेकिन मोदी जी की बुद्धि में ये चीज क्लिक क्यों नहीं की? नहीं, क्लिक कर रही है, ऐसा नहीं है क्लिक नहीं कर रही है। नहीं, अगर क्लिक करती तो वो कुछ करेक्टिव मेजर्स भी उठाते, उसको करेक्ट करते। वो तो घमंड में नहीं करते हैं, उन्हें पता तो है गड़बड़ है, लेकिन वो करेक्टिव मेजर वो समझते हो जाएगा। जो मैंने बताया ना, उनका एटीट्यूड, सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। लेकिन कई बार होता है कि कुछ गड़बड़ी अगर होती है तो सरकार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल करती है, कुछ पीआर एक्सरसाइज के थ्रू। क्या अब बीजेपी और मोदी जी खासकर, क्या अब पीआर मशीनरी और डैमेज कंट्रोल की जो एक्सरसाइज है उसके भी बाहर चले गए? क्या वो भी इतना डैमेज हो गया कि वो बियॉन्ड रिपेयर? नहीं, इतना घमंड है कि उनको इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है पीआर करना। वो समझते हैं कि लोग इतने नादान हैं, वो सब भूल जाएंगे चुनाव में। अच्छा, रुपए का बड़ा भारी रोल है, पार्टियां तोड़ रहे हैं रुपए से सब मैनेज कर रहे हैं, समझते हैं सब रुपए से चुनाव मैनेज कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, एक मीटिंग में था मैं, तब मैं बीजेपी में था, तो मैं रात की मीटिंग थी वो, मैं नाम नहीं लूंगा नेताओं का, तो मैं आई वेंट देयर विद सम सजेशंस। तो उनका भी रुक जाओ, और वहाँ टोटल बातचीत ये हुई कि किन एरियाज में कितनी वोट है, वहाँ पर वो इतना पैसा देंगे तो कितना खर्चा होगा। ये जो गरीब तबका है उस पे तो ये पैसे से खर्च करके वोट लेने की ताकत मानते हैं और उसे करते हैं। तो ये एटीट्यूड जब है तो करेक्टिव एक्शन की कहाँ जरूरत रह जाती है। लेकिन अभी भी मलिक साहब अगर आप देखिए तो उनका जो फोकस है कि अरे हम लाडली बहना स्कीम का जो हर फॉर्मेट है वो हम अलग अलग राज्यों में ले आएंगे, राशन दे रहे हैं, हम घर दे रहे हैं, और उसके बल पे, और आप जो कह रहे हैं कि पैसा चल रहा है, तो इन सब चीजों का एक मिला जुला मिश्रण है, और वही मेरे ख्याल से बीजेपी को कॉन्फिडेंस दे रहा है। उनको लगता है कि वो जीत जाएंगे। वो है असल में शिवराज सिंह ने एक बहुत पॉपुलिस्ट सरकार चलाई, और उन्होंने जो काम किए थे वो इन्होंने पकड़ लिए हैं, लेकिन इनसे वो लागू नहीं हो रहे। शिवराज सिंह एक गरीब गुरबा दिखने वाला चीफ मिनिस्टर था, ये सब
फैंटास्टिक। या आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, आपने कहा कि शिवराज सिंह की जो नीतियां हैं उसको कॉपी करने की मोदी जी ने कोशिश की। बिल्कुल वही कर रहे हैं इस वक्त ये। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी का अपना इनोवेटिव दिमाग नहीं है, वो कॉपी कैट है? उनका इनोवेटिव दिमाग दूसरी तरफ है कि पार्टियों को कैसे तोड़ना है, किसको क्या जेल भेजना है। अब आप बताइए, मैंने इनको कंप्लेंट की कि मुझे कश्मीर में इतना इतना रुपया 2 मामलों में ऑफर किया गया था और मैंने दोनों कैंसिल कर दिए, और वो आपके लोगों के मामले थे, अंबानी का था एक, तो आपको ये करने हो तो मुझे हटा के किसी और से करा लीजिए, मैं तो करूंगा नहीं। तो मैं मुझे शाबाशी दी कि नहीं करप्शन पे कोई वो नहीं। लेकिन उसके बाद ये रंजिश की मेरे साथ कि मैं कश्मीर का गवर्नर रहने के, कश्मीर के गवर्नर को मकान मिलता है दिल्ली में रिटायरमेंट के बाद, मेरे पास कोई ये 1 कमरे का मकान है, कोई मकान नहीं दिया गया। मेरी सारी सिक्योरिटी, आज कोई सिक्योरिटी, मैंने 370 मेरे दस्तखत से हटी थी, पाकिस्तान से मुझे थ्रेट थी, आज कोई सिक्योरिटी मेरे पास नहीं है। और मेरे जितने कर्मचारी थे मेरे साथ, उन सब की जांच करा दी, सीबीआई भेज दी सबके यहाँ, सबके फोन ले लिए। मेरे यहाँ गांव में सीबीआई रेड करके आई, 250 साल पुराना मकान है वहाँ। हमारे से जाकर लड़कों ने कहा कि उनमें कभी सूरज नहीं गया उनको उठूं में, कहा कि साहब इनमें भूत भी हैं, तो भागा है सीबीआई वाले। तो इन्होंने बहुत रंजिश के साथ, बहुत बदले की भावना से काम करते हैं। वैसे तो मलिक साहब, भगवान न करे कुछ कभी हो ऐसे और आपको भगवान लंबी उम्र दे, लेकिन अगर आज आपको कुछ हो गया या किसी ने आपके ऊपर कभी कोई हमला किया, तो आज उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या आप मोदी को जिम्मेदार ठहराएंगे? 100%। उनके अलावा दुनिया में कोई मेरा दुश्मन ही नहीं। लेकिन इतनी बड़ी दुश्मनी आपने मोदी से मोल ले ली। एक गलती की मैंने, जो मैं गलती नहीं मानता हूँ। उनका ये कहना कि मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलता था, ये बोला, उसके बाद बोलना शुरू हुए, ये जिम्मेवार है मेरे। और आप पूरी बीजेपी में मेरे ख्याल से शायद पहले नेता थे, पहला और आखिरी मैं ही बोला। तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ बिल्कुल। आप जब भी ट्रैवल करते हैं, और आप तो काफी ट्रैवल करते हैं, हरियाणा, अभी महाराष्ट्र से भी आप कल ही लौटे हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं, आप आसपास अपने जब देखते हैं, तो आपको ये डर नहीं लगता कि अरे कहीं ऐसा ना हो कोई हमला ही कर दे? क्योंकि सबको पता है कि सत्यपाल मलिक हैं और वो बोलते हैं काफी। नहीं, मेरा सौभाग्य है कि किसान जातियों के 7-8 लोग अपने खर्चे से मेरे साथ जाते हैं। अब की भी वहाँ बॉम्बे में 7 लोग थे, तो और हट्टे कट्टे सब लोग हैं, और वो नीली पैंट शर्ट पहन लेते हैं तो लगता है सिक्योरिटी के लोग हैं। तो वो कुछ नहीं होता। जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि कई चीजें हैं वहाँ, इंजीनियर राशिद है, ये आवा इत्तेहाद पार्टी वाले, और उनको ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उनको साधने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के प्रॉक्सी की तरह वो काम कर रहे हैं। हालांकि जो लोग पोल का सर्वे आया है वो ये कह रहा है कि वहां पर इंडिया अलायंस की सरकार साफ साफ बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन चुनाव में ऑन द ग्राउंड चीजें चेंज हो जाती हैं, और इस बार पीडीपी की ज्यादा कुछ प्रेजेंस नहीं है। तो 2-3 दिक्कतें हैं। ये राम माधव को वापस इसलिए ले गए कि उसी ने पीडीपी के साथ इनका अलायंस कराया था। तो इनको ये कि शायद हमारा और पीडीपी का नंबर सरकार बनाने लायक हो जाए तो राम माधव उसको करा देंगे। लेकिन पीडीपी वो खतरा मोल नहीं लेगी, क्योंकि पीडीपी जमात की पार्टी है, और जमात इस बात को देख चुकी है कि बीजेपी के साथ जाके नुकसान होगा, तो उस पर ये पूरी तरह डिपेंड नहीं कर सकते। इंजीनियर राशिद का जहाँ तक सवाल है, उसको आप ज्यादा जानकारी करिएगा तो वो इसलिए जीतता है कि वो अलगाववादी है एक तरह से। इंजीनियर राशिद अलगाववादी पॉलिटिक्स करता है, इसलिए जीतता है, लेकिन वो 2-3-4 सीट से ज्यादा का नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इंजीनियर राशिद 3-4 सीट जीत जाता है, तो ये रेडिकल फोर्सेस का जो मनोबल है वो बढ़ जाएगा। वो कितना खतरनाक होगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उससे क्या डेंजर्स आप देखते हैं? वो यही डेंजर्स हैं कि वो रुझान बढ़ेगा लोगों में, फिर वो देखेंगे ये पे करता है, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा इंजीनियर राशिद। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसा अगर संख्या बल आ जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है कि इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर और बीजेपी के साथ चली जाए। नहीं, वो तो उनका नंबर आ रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मिले जुला दोनों का नंबर आ जाए सरकार बनाने लायक। आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या इनपुट्स वहां पे कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की क्या हालत है? मतलब पॉलिटिकली कितनी सीटें किसको मिल रही हैं अंदाज? मैं नंबर तो नहीं कह सकता, पर इनको मेजोरिटी मिल रही है उमर को और कांग्रेस को। अच्छा।
लेकिन महाराष्ट्र में तो आपको लग रहा है कि पूरा सुपड़ा साफ है। महाराष्ट्र में तो सफाया है, बीजेपी कहीं मिलेगी नहीं। मैं गया था उद्धव ठाकरे जी से मिलने, ही वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और उनको था कि कुछ नहीं हम, और उनमें आपस में भी 2-3 पार्टियां जो हैं वहाँ विकास अघाड़ी की, उनमें बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और शरद पवार जी ने कल ही कहा कि 1 हफ्ते में हमारा तालमेल हो जाएगा। लेकिन अब अगर तीनों राज्यों की बात करें, और तीनों में ही आपने बताया कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, तीनों जगह अगर बीजेपी, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हार रही है बुरी तरह, जो ग्राउंड सिचुएशन कह रही है, अगर तो आप हटा ही दीजिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई अगर मगर है अगर नहीं, हार ही रही, तो बीजेपी ये तीनों राज्य हार रही है आपके हिसाब से। तो अगर तीनों राज्य हार रही है तो फिर मोदी का वजूद क्या बचेगा? पावर है। क्या चीज सर? पावर, जब तक दिल्ली में पावर है वो अपना डटे रहेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको रहने देंगे आरएसएस को। तो आपको लग रहा है कि ये जो 3 राज्यों के चुनाव है, इसके बाद आरएसएस और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा और इनको कहेगा आप हटो। लेकिन अभी हाल में आपने देखा था कि आरएसएस में भागवत जी ने कहा कि, और ऐसे कई कमेंट्स उन्होंने बीच बीच में किए कि भाई लोग भगवान, आप अपने आप को क्यों कहते हैं? आप लोग बताइए किसके लिए लोगों को बताने दीजिए कि आप भगवान। किसके लिए था ये तो मोदी के लिए था ना। मोदी ने कहा था कि मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो अवतरित हुआ हूँ। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या मोदी के पास विकल्पों की कमी हो गई है? मोदी जी के पास नहीं, मैं बता रहा हूँ उनकी बनावट जो है उसमें अहंकार बहुत है, और जब आदमी में अहंकार होता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अभी उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जहां पर वो चंद्रचूड़ साहब के साथ गणेश आरती करते हुए नजर आए थे, उस पर क्या कहेंगे सर? अब वो चंद्रचूड़ तो कोई इनके बिना सरवाइव नहीं करेंगे, ऐसा है नहीं। ये गए अपना कद बढ़ाने के लिए। चंद्रचूड़ ने तो शिष्टाचार में न्योता दिया होगा, और ये जाते नहीं है कहीं, जानबूझ के गए कि दिखाई दे कि चीफ जस्टिस भी मेरे साथ। लेकिन आपको लग रहा है कि मोदी जी इतने सिंपल है कि अपना कद खाली बढ़ाने के चले गए, और उनको ये नहीं पता कि उन्होंने कितना डैमेज कर दिया अच्छा जुडिशरी की छवि को? वो जुडिशरी से कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने से मतलब है। नहीं तो अपने लिए भी उन्होंने क्या किया? अच्छा, अगर वो चंद्रचूड़ साहब से मिले तो उनकी छवि कैसे? उनको चंद्रचूड़ साहब के जो इधर फैसले आ रहे थे, उनसे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इनको फिक्स कर देगा कहीं, तो वो ये साबित करने को गए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ है। लेकिन क्या ये चीज ठीक थी? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, और मैं तो चंद्रचूड़ साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, उन्हें इनको न्योता ही नहीं देना चाहिए था। अभी तो लोग कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ साहब ने शायद इनको न्योता दिया, फिर वो पहुंचे, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर इस तरीके से पिक्चर जो वायरल हुई उस पर क्या कहेंगे कि भाई वायरल हुई, अब लोगों ने बातचीत करनी शुरू की, अब सब अपनी अपनी तरफ से कहेंगे, लोग अटकलें लगा रहे हैं कि भाई क्या है, कोई डील हो रही थी या उनको कोई प्रमोशन चाहिए था? नहीं, उनको कोई प्रमोशन नहीं चाहिए था। उस बहुत सिंपल, ऑनेस्ट, बढ़िया आदमी है चंद्रचूड़ साहब। कई लोग इस तरीके की अफवाह भी उड़ा रहे हैं, और अफवाह ही कहूंगी इसका क्योंकि इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां पर चंद्रचूड़ साहब को शायद कोई एक पोजीशन चाहिए, तो इसकी वजह से प्रधानमंत्री का सपोर्ट चाहिए, तो लोग कह रहे हैं कि वो भी एक कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कुछ, वो सिंपल सीधे आदमी है, इस तरह की तिकड़म में नहीं है। लेकिन जो मोदी जी की एक हवा थी सर, जो पिछले 10 सालों से, आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की जो वो तो पूरा ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुके हैं। अब कितने दिन ही ये चला पाएंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कैमरे में रहता था, हमेशा लाइव प्रोग्राम में धक्का दे देते थे अपने कोलीग्स को, फ्रेम में नहीं बर्दाश्त करते थे किसी को। एक बार मैंने देखा, 2-3 बार तो राजनाथ सिंह जी को माला में से निकलवा दिया, एक तरफ किया। अब क्या दिन मोदी जी को देखने पड़ेंगे आपके हिसाब से? कुछ नहीं, वो 1 साल बाद हट जाएंगे, और अगर हट के वो यहीं रहे इसी एरिया में बिना सिक्योरिटी के, तो उनको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन मुझे तो लगता ही नहीं कि वो इतनी आसानी से हटेंगे, और सब यही बात कहते हैं। नहीं हटेंगे, क्यों नहीं हटेंगे? यहाँ कौन नहीं हटा? मिसेस गांधी नहीं हटी, जिसको बड़ा तानाशाह माना जाता था। इस देश में बहुत ताकत है, डेमोक्रेसी में बहुत ताकत है। इस समय जो राहुल गांधी की राजनीति है, थोड़े सवाल उस पर भी करूंगी कि राहुल गांधी इस समय अब सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस एक बड़ा इशू आ गया है, और जिस तरीके से जो नैरेटिव एक बनाना शुरू किया है राहुल गांधी ने
तो हमेशा राहुल गांधी को अब नीचा दिखाने की ही कोशिश की जाती है और उनको गलत ही साबित किया जाता है। और अभी हाल में तो जिस तरीके के कमेंट्स बीजेपी के लीडर्स ने दिए कि हम उनकी जीप काट देंगे, हम उनकी जीप जला देंगे, जो उनकी जीप काट कर लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे और वो आतंकवादी है, इस तरीके के कमेंट्स। और उस पर नड्डा जी ने एक चिट्ठी लिखी है, खड़गे जी ने एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, तो नड्डा जी ने उसका जवाब देते हुए लिखा है कि भाई ऐसे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए पता नहीं क्या क्या कहते थे और पूरी कांग्रेस ने उनको गाली बका है। इस तरीके के नैरेटिव को क्या कहेंगे? ये राहुल गांधी से बहुत घबराए हुए। आप नोटिस करिएगा, जिस दिन राहुल गांधी पार्लियामेंट में जाते हैं प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। और राहुल गांधी का कद बहुत बढ़ा है, उसके लिए बड़ा सिंपैथी है देश में और वो स्वीकार कर लिया लोगों ने राहुल गांधी को कि हाँ ही इज द लीडर। और वो इज टॉकिंग सेंस, सब सेंसिबल बातें उठा रहा है, एमएसपी भी उठा रहा है, ये सब चीजें भी उठा रहा है जो आज जरूरी है, महंगाई का भी और ये आपका सेंसस का भी, सारे सवाल सही उठा रहा है। और मेरे से तो मिला, वो एक इंटरव्यू मेरा करने आए थे, तो मुझे तो बहुत ही समझदार, सेंसिबल, शिष्ट, बहुत बढ़िया लगे। लेकिन पूरी बीजेपी की ट्रोल आर्मी तो उनको पप्पू बताती है। वो तो वो दौर खत्म हो गया जब वो पप्पू बता पाए थे। अब नहीं कह सकते उनको, कोई नहीं कह सकता पप्पू। राहुल गांधी इज ए लीडर इन हिज ओन राइट एंड ही विल सक्सीड। आपको लगता है कि मोदी जी कभी भी राहुल गांधी की प्रेजेंस को एक्नॉलेज भी करेंगे? क्योंकि आप ये देखिए कि खड़गे जी ने जो पत्र लिखा अभी मोदी जी को, तो उसमें उन्होंने यही लिखा कि भाई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और आपके नेता, आपके घटक दल वो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि, और एक तरविंदर सिंह मारवा ने तो हद ही कर दी थी। उन्होंने तो ये कह दिया कि राहुल गांधी तुम संभल जाओ वरना तुम्हारा तो वही हश्र होगा जो तुम्हारी दादी का हश्र हुआ था। अब एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए इस तरीके की बात करना, और इसी बात को खड़गे जी ने पत्र में लिखा था। नड्डा जी उसको उल्टा बता रहे हैं कि आपके तो सभी लोग प्रधानमंत्री को भी गाली बकते हैं, और पूरी 110 गाली उन्होंने गिनवा डाली उस पत्र में। तो क्या कहेंगे कि क्या मोदी जी राहुल गांधी को कभी भी एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक्नॉलेज करेंगे या नहीं करेंगे? लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो वो एक्नॉलेज करें ना करें वो है ही है। मोदी जी उनसे घबराए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स्ड। राहुल गांधी के जो अटरेंसेस हैं, जो बोल रहा है, जो बातें कह रहा है, उनका इन पे जवाब नहीं है किसी चीज का। लेकिन आपको लगता है कि कभी वो समय आएगा जब वो राहुल गांधी की बातों को मानेंगे कि हाँ वो सही कह रहा था? स्मृति ईरानी ने तो एक्नॉलेज किया। स्मृति ईरानी ने एक इंटरव्यू में तो ये भी कहा कि हाँ राहुल गांधी एक नए तरीके की राजनीति कर रहे हैं। वो किसी आई थिंक वो किसी टीवी चैनल को या किसी पॉडकास्ट में उन्होंने इस इंटरव्यू में अपने बोला इस बात को कि राहुल गांधी तो एक नए तरीके की राजनीति कर रहे हैं। तो अगर स्मृति ईरानी एक्नॉलेज कर सकती है तो फिर मोदी जी क्यों नहीं? तो स्मृति ईरानी और मोदी जी में ज्यादा फर्क नहीं है। उनको बिना बताए नहीं बोली होंगी वो। मोदी भी अंदर से मानते हैं। मोदी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डरपोक आदमी है, बहुत घबराए हुए हैं, अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। अब इतना डैमेज हो गया कि इस स्टेज पे सुधरता नहीं है। लेकिन इस समय जब वो एकदम अकेले थकेले पड़ रहे हैं, बिल्कुल इस समय मोदी जी का साथ कौन देगा? आपको लग रहा है अमित शाह उनका साथ देंगे? देते रहे, अमित शाह के साथ देने से क्या बनता है? लेकिन आपको लग रहा है कि मोदी जी बिल्कुल अब अकेले पड़ चुके? मोदी जी अकेले पड़ चुके। पार्टी उनसे निजात पाना चाहती है, आरएसएस उनसे निजात पाना चाहती है। लेकिन ये बाकी सब नेताओं का क्या होगा फिर? अभी तो सब मोदी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मोदी इनका वही होगा, फिर दूसरे के पीछे लग जाएंगे जो बनेगा। लेकिन बीजेपी का भविष्य आपको क्या लगता है? बीजेपी का अब कोई भविष्य नहीं है देश में, कम से कम 5-7 साल आने वाले सालों में। नहीं, अगर मान लीजिए उनका कोई नया नेता आ जाता है तो भी कोई भविष्य नहीं है आपको लगता? तब भी नहीं है। हालांकि वहां नेता हैं ऐसे जिनसे बीजेपी के हालात सुधर सकते हैं, गडकरी हैं, सब कुछ है, लेकिन बीजेपी का इन टोटल जो नैरेटिव है वो लोगों के जहन में खत्म हो चुका है। ये इतना ज्यादा जो नफरत की राजनीति हो रही है सर, मतलब अभी जो हाल में जो बयान आए, चाहे वो संजय गायकवाड़ का बयान हो, अनिल बोंडे का बयान हो, तरविंदर सिंह मारवा का बयान हो, और ये राहुल गांधी के संदर्भ में जिस तरीके के बयान दिए कि हम जीप काट देंगे, जीप जला देंगे, तुमको तुम्हारा वही हश्र होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ है। इतना कुछ राजनीति में होने के बावजूद अगर बीजेपी नहीं देख पा रही है और अगर उनके नेता इस तरीके से बात कर रहे हैं, और झूठ सच बात, अगर जो अभी विदेश दौरा उनका जो राहुल गांधी का हुआ था यूएस का, वहां पर उन्होंने यही बात कही थी कि भाई हम रिजर्वेशन हटा देंगे अगर ये सोसाइटी फेयर हो जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
इसलिए हम 50% से ज्यादा रिजर्वेशन की वो बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन उनकी बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने अभी भी उसको तोड़ मरोड़ कर उनका एक क्लिप काट दिया। झूठ फैलाते हैं वो कहीं इट कैरीज नो कन्विक्शन विद द पीपल। लोग जानते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के पक्ष में है, और वो उन्होंने एक शर्त के साथ बात कही थी। रिजर्वेशन की तो जरूरत ही नहीं थी अगर यहाँ समानता नहीं होती समाज में। लेकिन आपको लगता है कि अब बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है और जो बीजेपी की पीआर मशीनरी है वो भी अब मोदी जी के लिए कुछ नहीं कर सकती? नहीं, वो करे, वो तो इस वक्त वो खुद चिंता में है। सब बीजेपी में क्या है, बीजेपी का सभी पार्टियों में होता, आदमी अपने को देखता, तेरा क्या बनना, मोदी हट गया तो तेरा क्या बनना। वो सब अपने सर्वाइवल के लिए चिंतित रहेंगे। तो ये जो मोदी नाम का जो एक फिनोमेना पूरे देश ने देखा था 10 सालों से, उस फिनोमेना का क्या है? वो खत्म हो गया। 10 साल थे उनकी उम्र, अवधि खत्म हो गई। अब ये किस शक्ल में हटेंगे, राजी खुशी हटेंगे या परेशान होकर हटेंगे या हार के हटेंगे, वो एक अलग बात है, पर ये अब नहीं सरवाइव करेंगे। जस्टिस मार्कंडे काटजू का मैंने भी एक हाल में इंटरव्यू किया था, उसमें तो उन्होंने कहा कि ये हटेंगे नहीं, इनको धक्का मार के हटाया जाएगा। इस तरीके की बात उन्होंने कही। नहीं, ये हट ही जाएंगे। तो इनको लेकिन हटाने का काम आप क्या कह रहे हैं कि आप केवल और केवल आरएसएस कर पाएगा और कोई नहीं? आरएसएस अपने सर्वाइवल के लिए करेगा कि अगर ये नहीं हटे तो तुम मर जाओगे, तो वो कहेगा आप प्लीज एक तरफ हो जाए। लेकिन कोई जरूरी कि वो आरएसएस की बात मानेंगे? नहीं, आरएसएस की बात मानना पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो उसने कहा तो था नड्डा ने कि बीजेपी इतनी समर्थ है कि अपने बूते पे चुनाव हो गया ना, अपने बूते पे चुनाव 400 पार जा रहे थे तो 225 पे जाके रुके। लेकिन जैसे कि लोकसभा के चुनाव में हमने देखा था कि आरएसएस के कार्डर्स ने बिल्कुल हाथ खींच लिया था, उन्होंने बिल्कुल सहयोग नहीं किया बीजेपी का। तो अभी जो राज्यों के चुनाव हैं, आपको क्या लग रहा है? आप जब जमीन पर गए तो हरियाणा और महाराष्ट्र, वहां पर आरएसएस का सहयोग करने नहीं है ना। इनके हटने तक आरएसएस एक्टिव नहीं होगा। अच्छा, मतलब मोदी जी हट जाएंगे तो आरएसएस फिर एक्टिव होगा। आपको लगता है कि आरएसएस कभी इंडिया अलायंस का सहयोग कर सकता है? पता नहीं, मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता, पर इंडिया अलायंस को उनके सहयोग की जरूरत नहीं। इंडिया अलायंस का सर्वाइवल तो उनको उनसे लड़के है। तो अंत में सर बस अब खत्म करूंगी इस इंटरव्यू को कि आपको क्या लग रहा है कि अब राजनीति पूरी देश की किधर को जा रही है इस समय? देखिए, राजनीति देश की सही दिशा में जा रही है। माओ से तुम कहते थे जनता कभी गलती नहीं करती है, जनता सही सोच के साथ चलती है, और जनता ने सोच बना लिया है कि मोदी से छुट्टी पाओ और अब इन नई ताकतों को पावर मिला। लेकिन आप ये देखिए, अभी हाल में जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन भी लेके चले आए, अब लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं कि भाई आप देश की जो बहुलता है आप उसको खत्म कर रहे हैं, और एक ही छत्र छाया, एक ही राज सबका हो, एक आदमी एक पार्टी एक विचारधारा, उस सब तरीके की बातें हो रही हैं। क्यों ला रहे हैं मोदी जी ये बार बार इस तरीके के नए नए शगुफे? उनका मन करता है कि वो इस देश में तानाशाह हो जाएं, प्राइम मिनिस्टर से हटें तो राष्ट्रपति हो जाएं, राष्ट्रपति से हटें तो कहीं चुनाव की जरूरत ही नहीं है, जब हम ही को चुन रही है जनता तो 1 पार्टी कर लें, उनका बस चले तो वो नासिर टीटो हो जाएं। लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। अभी केजरीवाल भी एक नए तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो जेल से छूटे हैं और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आतिशी को बिठा दिया, आतिशी ने खाली कुर्सी रख ली और कहा कि भाई वो तो भारत के खड़ाऊ जैसा है। और ये क्या है? ये ड्रामा है? ये सब दिस इज नॉनसेंसिकल। सिंपल बात करनी चाहिए अपनी। वो ठीक आदमी है, लेकिन लोग तो उसको कहते हैं कि वो मोदी से ज्यादा बड़े ड्रामेबाज। मैं तो नहीं ये शब्द यूज करना चाहता, क्योंकि मोदी को कोई सरपास नहीं कर सकता ड्रामे में। नहीं, लोग कहते हैं कि केजरीवाल तो मोदी जी से 10 हाथ आगे जा सकते हैं। केजरीवाल की वो अप्रोच नहीं है, और उतनी जिसको कहिए ना पहुंच नहीं है जितनी मोदी की थी। ये सिर्फ थोड़ा सा दिल्ली का एरिया और थोड़ा हरियाणा के बनियों में है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि केजरीवाल मोदी जी से 10 हाथ आगे जा सकते हैं? बस चले तो जरूर चले जाएंगे, पर जनता के परसेप्शन का भी तो कोई मतलब होता है। लेकिन जनता ने मोदी जी को आउट कर दिया, आप कह रहे हैं? बिल्कुल 100% रिजेक्ट कर दिया जनता ने। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यपाल जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।